नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, इजराइल ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसी पर बात करेंगे। इजराइल और ईरान का जो युद्ध है वो एक नए चरम पर पहुंच चुका है, एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। अभी कुछ समय पहले तक बीच में ये सूचना भी आ रही थी कि शायद ईरान तैयार हो रहा है सीज फायर के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसका जो बयान आया है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। ना तो ईरान हार मानने वाला है, ना ही इजराइल। और ये किस स्तर पर पहुंचेगा ये समझ में अभी दुनिया को आ नहीं रहा है। इजराइल की और अमेरिका की एक ही जिद है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको कैसे भी करके नष्ट किया जाए, बंद कर दिया जाए। और उधर ईरान हर हाल में चाहता है परमाणु शक्ति बनना, एटॉमिक पावर बनना। और उसको ऐसा लगता है कि एटॉमिक पावर बनने के बाद ही वह इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से लड़ सकता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं समस्या हमेशा बनी रहेगी। दूसरी तरफ गुटबाजी शुरू हो गई है, कुछ देश इधर हैं तो कुछ देश उधर हैं। ईरान के साथ अभी तक ये मानिए कोई शक्तिशाली देश कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बैकअप के रूप में या फिर पीछे से कहीं ना कहीं चाइना या रसिया का सपोर्ट मिलने की संभावना है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अमेरिका भी अभी तक खुलकर मैदान में नहीं आया है। और ट्रंप ने आज जो कहा है कि हमारे युद्ध में आने से पहले हो सकता है ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरा ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए और हमें आवश्यकता नहीं पड़े। इस सेशन में हम देखिए जो बात करने जा रहे हैं, सारी खबरें तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसके अलावा हमारा आज के सेशन में समझना ये होगा कि इजराइल ने जो अटैक किए वो सोच समझकर किए। ईरान के जितने भी सैन्य ठिकाने थे और उसके जो एटॉमिक साइट्स थी, परमाणु जो स्थल थे जहां पर वो परमाणु कार्यक्रम को गति दे रहा था, उन सभी को नष्ट करने के लिए अटैक किया। और इसमें ईरान को भारी भरकम नुकसान हुआ है। ये मान के चलिए कि ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है, परमाणु बम बनाने का या परमाणु कार्यक्रम जो है, वो कम से कम मान के चलिए 10 साल पीछे चला गया है। और कुछ हद तक संभावनाएं बची हैं, क्या कैसे, ये सब चीजें इस सेशन में समझेंगे। आपको यहां पर हम ये समझाएंगे कि यूरेनियम एनरिचमेंट चीज होती क्या है, जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। यहाँ सेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं, परमाणु बम बनाने में ये चीजें कैसे सहायक है, इन सभी पर इस सेशन में आप समझेंगे। दोस्तों, इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा था, तो मैंने कंटेंट को आज एक टॉपिक पर कंसंट्रेट किया है, जो आज की न्यूज उस पर। एटॉमिक बॉम्ब क्या होते हैं, इनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनके इफेक्ट क्या होते हैं, इन पर भी हम इस सीरीज में अलग अलग वीडियो आपको लाते रहेंगे। तो आप आज की जो चीज है पहले उसको समझे, जो बेसिक चीज है, कल फिर इस पर और आगे चर्चा करेंगे। देखिए, ईरान के न्यूक्लियर सपने पर बड़ा प्रहार, नतांज पर इजरायली अटैक में परमाणु प्लांट के 5000 सेंट्रीफ्यूज डैमेज। ये 15,000 सेंट्रीफ्यूज जो है वो डैमेज कर दिए हैं। और ये किसने कहा है? IAEA का दावा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का दावा है, जो कि पूरी दुनिया में परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखती है, एक वॉच डॉग की तरह काम करती है कि कौन सी देश में क्या एटॉमिक प्रोग्राम चल रहे हैं, एनर्जी के लिहाज से चल रहे हैं, या कोई देश एटॉमिक वेपन बना रहा है, यानी वेपन यानी हथियार बना रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर पहले मैं छोटी छोटी जो न्यूज हैं अभी तक की इस युद्ध में, उनको समेट लेता हूं और कुछ समराइज कर देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो इजराइल और ईरान में क्या है पढ़ रहे हैं। अब अटैक ज्यादा ईरान पर हो रहे हैं, इजराइल तो फिर भी चलो सेफ्टी कर रहा है उसका, हालांकि आयरन डोम भी फेल हो रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। उसका जो F-35 है वो भी ईरान ने मार गिराया है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, इनको भी कवर करेंगे हम अलग से। यहां पर हम बात करें तो ईरान में जितने हमारे विद्यार्थी थे उनके लिए हमें चिंताएं थी। तो इधर हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया और हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी सेफ्टी के लिए पूरी व्यवस्था की। और उनको पड़ोसी एक देश है ईरान के, आर्मेनिया, वहां से होकर उनको क्या किया, भारत लाया जा रहा है। ईरान से आर्मेनिया पहुंचा 110 भारतीयों का पहला जत्था, यानी
जो भारतीय हैं लगभग 110 के आसपास वो ईरान से आर्मेनिया पहुंच चुके हैं। ये सरकार का पहला कदम हुआ है और बाकी जो लोग हैं उनको भी क्या किया जा रहा है, आगे निकाला जा रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए आप, ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। अभी आप सभी को पता है कि कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन जिसमें हमारे मोदी जी भी शामिल हुए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उसमें शामिल थे। यानी G7 कंट्रीज जो हैं उनके सारे प्रमुख जो हैं उसमें थे। लेकिन वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अचानक से G7 समिट को छोड़कर वापस वाशिंगटन लौट जाते हैं और खबर ये होती है, जैसे फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रो, उनके द्वारा ये कहा गया कि शायद ये सीज फायर के लिए जा रहे हैं, यानी इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर होने वाला है, उसकी व्यवस्थाएं देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत प्रभाव से इस चीज को खारिज किया और शायद मैक्रो की थोड़ी सी क्या की इसमें उन्होंने खरी खोटी भी सुनाई और उन्होंने कहा कि सीज फायर नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक इसका पूर्णतः रिजल्ट नहीं निकलेगा। यहां पर दोस्तों आप देखना, इस खबर को समझना, कनाडा में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले G7 नेताओं ने खुलकर इजराइल का सपोर्ट किया है। यानी इजराइल का खुलकर ये कंट्री जो है इन्होंने क्या किया है, सपोर्ट किया है और इन्होंने ईरान को नसीहत दी है कि तनाव कम किया जाए। तनाव कम करने की अपील जो है वो किसको नसीहत दी है, ईरान को। अटैक किसने किया था, इजराइल ने। ठीक है साहब, दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है, इजराइल को अपनी पूरी रक्षा करने का हक है, लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बना सकता, ना ही रख सकता है। ये इन्होंने कमिटमेंट दिखाया है। हम अपील करते हैं कि ईरानी संघर्ष के समाधान में मिडिल ईस्ट में शत्रुता में व्यापक कमी आए, जिसमें गाजा में सीज फायर भी शामिल है। ये कह रहे हैं सीज फायर तो होगा, लेकिन कब होगा, जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। और ईरान को नसीहत दी जा रही है कि आप क्या कीजिए, यहां पर शांति बनाए रखिए, शांति की अपील उनसे की गई है। ठीक है, इजराइल को कहा गया कि आप सुरक्षा का उनको क्या है, पूरा हक है। चलिए, ईरान इजराइल के युद्ध को लेकर अगले 2 दिन में क्या होगा, ट्रंप का बयान जो है वो बहुत खतरनाक है। ट्रंप ने ये कहा है कि अगले दो दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से पहले ईरान का परमाणु कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। यानी अमेरिका की ओर से ये साफ साफ धमकी है कि भाई या तो इस परमाणु कार्यक्रम को समाप्त कर लो अगले 2 दिन के अंदर, नहीं तो हम भी इस युद्ध में क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, अभी खुलकर आ रहे हैं। अभी तक दोस्तों अमेरिका जो है इजराइल का सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन खुलकर सामने नहीं आया। खुलकर सामने मतलब कि अपने हथियारों, अपनी सेनाओं को लेकर वो सामने नहीं आया सपोर्ट में, पीछे से क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और उसने जो बहुत सारे बेसिस बनाए हुए हैं मिडिल ईस्ट में, अपने जो बहुत सारे वहां पर वेपन्स लगाए हुए हैं, एयरबेस बनाए हुए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है कि उन पर किसी प्रकार का अटैक नहीं होना चाहिए। ये ईरान को भी चेतावनी वो दे चुका है कि भाई हमारी उससे आप सामग्री से किसी प्रकार से क्या करना, छेड़खानी मत करना, नहीं तो फिर अमेरिका भी कूदेगा। चलिए, ये खबर है। अब दोस्तों समझो, इस पूरी कहानी को समझो कि ये लड़ाई है क्या, ये लड़ाई है क्या और अभी ईरान किस स्थिति में है, इजराइल किस स्थिति में है, समझना। देखो यहां पर एक चीज समझिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ लाया गया था, यूएनओ लाया गया था। ठीक है, और उसी समय अमेरिका ने परमाणु बम बनाया था। आपको ध्यान हो तो 1945 में ही अमेरिका परमाणु बम बना चुका था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम का उसने उपयोग भी कर लिया था जापान के ऊपर, और तब जाकर द्वितीय विश्व युद्ध रुका था। ठीक है, उसके बाद जब अमेरिका ने बना लिया तो उसके बाद रसिया ने भी बना लिया, फिर चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इन सभी ये 5 वो हैं जो यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं, जिनके पास वीटो पावर है। इन 5 के 5 देश ने अपने को एटॉमिक पावर घोषित कर दिया, परमाणु बम बना लिए। ठीक है, और उसके बाद ये 1 जुलाई 1968 को क्या लेकर आ गए, एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि ले आए। 1 जुलाई 1968 को ये परमाणु अप्रसार संधि लेकर आए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी। ठीक है,
क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य ये था कि भाई हम 5 जो हैं वो तो एटॉमिक पावर बन चुके हैं। 1967 से पहले, 1967 से पहले ये 5 देश एटॉमिक पावर बन चुके हैं। अब 6वां देश कोई भी एटॉमिक पावर नहीं बनना चाहिए, परमाणु हथियारों का प्रसार नहीं होना चाहिए, इसलिए ये एनपीटी लेकर आए। और इन्होंने कहा कि सभी देश इसको माने, और उनको मानना ही पड़ेगा एक तरीके से, क्योंकि इनका प्रेशर था। इन्होंने कहा अगर नहीं मानोगे तो उस देश पर क्या किया जाएगा, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उस पर दबाव बनाया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से उसको अलग हटा दिया जाएगा। ठीक है साहब। तो ज्यादातर देश इनके दबाव में आ गए और मैक्सिमम कंट्री जो है उन्होंने इस पर सिग्नेचर कर दिए। लगभग 191 कंट्री जो है इस पर सिग्नेचर कर चुकी हैं, 191। अब जो देश इस पर अडिग रहे शुरू से ही, उनमें सबसे ऊपर था भारत। भारत ने एनपीटी का लगातार विरोध किया। विरोध क्यों किया साहब? क्योंकि उन्होंने कहा कि साहब 1947 जब हम आजाद हुए उसके जस्ट बाद पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया, फिर उसके बाद 1962 में हमने हमला झेला चीन से, फिर 1965 में पाकिस्तान से हमला झेल लिया, अब 1967 में आप ये कह रहे हो कि यहां 68 में कि 67 से पहले आपके पास परमाणु बम था तो ठीक है, अब नहीं बना सकते। हमने कहा कि ये जो परमाणु अप्रसार संधि है ये भेदभावपूर्ण है, हम इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, क्योंकि हम परमाणु बम बनाएंगे लेकिन हम किसी पर हमला करने के लिए नहीं, अपनी आत्मरक्षा के लिए बनाएंगे, ऐसा भारत ने बोला। और भारत ने सिग्नेचर नहीं किया। और इंदिरा गांधी जी जो है उनके नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों ने 1974 में अपना परमाणु बम बना लिया, यानी परीक्षण किया। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा आपको सभी को याद होगा। परमाणु बम बनाने के बाद फिर हमने इनसे कहा कि अब आप चाहें तो हम एनपीटी पर सिग्नेचर कर देते हैं। इन्होंने कहा कि अब क्या जरूरत है जब तुम परमाणु बम ही बना चुके हो तो। और हमारी इस पूरी कहानी का फायदा उठाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु बम बना लिया, उसने भी परीक्षण कर दिया, एटॉमिक टेस्ट, और फिर कहा कि भारत ने कर लिया तो भाई हम क्यों नहीं करें, हमें तो नुकसान है। तो ऐसे करके पाकिस्तान भी हो गया। अब कुल मिलाकर ये 7 देश जो है ना, 5 वीटो पावर और ये 2 भारत पाकिस्तान, ये डिक्लेयर्ड एटॉमिक पावर हैं, घोषित परमाणु देश हैं जिनको पूरी दुनिया में डिक्लेयर्ड माना गया है। ठीक है। उसके बाद इजराइल और नॉर्थ कोरिया, इन्होंने भी क्या कर लिए, एटॉमिक वेपन बना लिए हैं। और एटॉमिक वेपन की बाकायदा लिस्ट भी दी गई है। सबसे ज्यादा रसिया के पास है, उसके बाद यूएसए। ठीक है। और फिर आप देखेंगे तो चाइना 600, 290 फ्रांस, 225 यूनाइटेड किंगडम, इंडिया के पास 180, 170 पाकिस्तान, इजराइल पर 90 हैं और 50 किस पर हैं, नॉर्थ कोरिया पर हैं। इन्होंने भी बना लिए हैं लेकिन ये डिक्लेयर्ड नहीं है, अघोषित परमाणु शक्ति हैं ये। ठीक है। इसके अलावा यूएसए की छत्र छाया में इटली, टर्की, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड, ये भी अपने परमाणु कार्यक्रम, परमाणु हथियारों को क्या करते हैं, यूज करते हैं। इन्होंने खुद ने नहीं बनाए लेकिन यूएसए के द्वारा इनको क्या किए गए हैं, दिए गए हैं, और ये भी क्या करते हैं, अपने परमाणु हथियार उपयोग करते हैं। रसिया ने बेलारूस को दिया है ऐसा माना गया है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। अब इस पूरी गाथा में मैंने आपको समझा दी, इसमें ईरान का कहीं नाम नहीं है। ईरान वो देश है जो मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव जमाना चाहता है, दूसरी तरफ सऊदी अरब जमाना चाहता है। दोनों में शिया सुन्नी मुसलमानों वाली लड़ाई है। इधर तो ईरान मुखिया बनना चाहता है, उधर सऊदी अरब। ईरान को खतरा मानता है इजराइल, क्योंकि 1979 से लगभग ये मान के चलिए जहां ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ था, वहां से इजराइल और ईरान की क्या है, एक दुश्मनी बंधी हुई है। अब इजराइल ये मानता है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता है तो ये इजराइल के अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा, इजराइल के अस्तित्व का सवाल है। और इजराइल की ये पॉलिसी है कि जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बने उसको पहले ही क्या कर दो, नष्ट कर दो। और उधर ईरान चाहता है कि मैं एटॉमिक पावर बन गया तो मेरा फिर ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो लड़ाई यहां पर चल रही है। लेकिन इस युद्ध में इजराइल ने ईरान का भारी भरकम नुकसान किया है। दोस्तों, जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं, नाभिकीय पदार्थ, उनका परमाणु बम यानी एटॉमिक वेपन बनाने के अलावा एनर्जी में भी उपयोग होता है। दुनिया के बहुत से देश हैं जो इससे एनर्जी जनरेट करते हैं। और ये जो न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं इसमें 3 मुख्य होते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। अब
इनमें से जो यूरेनियम है, जिससे सबसे ज्यादा एटॉमिक वेपन्स बनाए जाते हैं, जैसे भारत ने तो प्लूटोनियम से बनाया है, पाकिस्तान ने यूरेनियम से बनाया है, ज्यादातर देश यूरेनियम से बनाते हैं, भारत का प्लूटोनियम बेस्ड एटॉमिक बॉम्ब है। ठीक है, तो जो यूरेनियम है उसके भंडार कहां कहां पर हैं, उसकी माइनिंग सबसे ज्यादा कहां की जाती है, तो आपको विश्वास नहीं होगा, एक देश है कजाकिस्तान, 45% लगभग माइनिंग इस देश से होती है, अकेले से इसका इस पर अधिकार है। और ये कजाकिस्तान पहले सोवियत संघ रूस का पार्ट था, यानी आज जो रसिया है उसी का पार्ट था। सोचिए अगर ये आज भी रूस में होता, सोवियत संघ रूस एक होता और ये उसके पास होता, तो आज रूस जो है ना अमेरिका ना यूरोप किसी को छोड़ता नहीं, इतना यूरेनियम इसके पास होता। ठीक है, रसिया के पास में आज 5.45% है। इसमें आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया 8.67, उज्बेकिस्तान ये भी पहले सोवियत संघ रूस का था 7.24%। तो इस तरीके से यहां पर क्या है, यूरेनियम के भंडार हैं। इंडिया के पास में है लगभग 1.27%, इंडिया के पास 1, जो कि बहुत कम है। तो ज्यादातर यूरेनियम इंडिया को बाहर से मंगाना पड़ता है, और हमारे संबंध ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इन देशों से, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सभी देशों से हम क्या करते हैं, यूरेनियम को आयात करते हैं। ठीक है, अब ये जो यूरेनियम आता है, एक तो कच्चे माल के रूप में आता है, एक होता है एनरिच्ड यूरेनियम। आज की जो लड़ाई है, इजराइल ने जो अटैक किया है वो एनरिच्ड यूरेनियम पर किया है, एनरिच्ड यूरेनियम भंडारों पर किया है। इजराइल को सॉरी ऐसा लग रहा था कि ईरान उस स्तर तक पहुंच गया है जहां तक परमाणु बम बन सकते हैं, ऑलमोस्ट बन सकते हैं। अब वो स्तर क्या होता है ये आपको समझाते हैं। ठीक है, पहले यहां पर चीजों को एक बार समझ लीजिए। ये कहानी तो मैंने आपको समझा दी। कहानी स्टार्ट कहां से हुई, इजराइल के द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लॉइन स्टार्ट किया गया, और इसमें पिछले सेशन में मैं सारी कहानी सुना चुका हूं। यहां पर सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, किसके, ईरान के। ये सैन्य ठिकाने जो है आप इस मैप में देख सकते हैं, तबरीज, कारमानशाह, तेहरान, अराक, नतांज, इस्फान, और ये सब जो है इन पर अटैक किया गया था। अब एक अटैक नहीं किए, इजराइल ने 5 फेज में अटैक किए हैं, 5 फेज में अलग अलग चीजों को क्या किया, निशाना बनाया है। इसमें सबसे पहले के तो इसके जो वरिष्ठ अधिकारी थे ईरानी, उनको मारा गया, परमाणु वैज्ञानिकों को मारा गया। फिर इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परमाणु केंद्र है, एटॉमिक सेंटर नतांज, उसको नष्ट करने की कोशिश की गई, और लगभग ये तो मान के चलिए नष्ट कर ही दिया है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल और मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम, इस पर अटैक किया हमला, फिर 5वां भी इसी पर हमला किया, और ईरान का भारी भरकम नुकसान किया। उसके कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, उसके कई सीनियर जो नेता वो हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो मारे गए हैं। और उसके जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ये हुआ है कि उसके जो परमाणु ठिकाने हैं, परमाणु स्थल हैं, उन पर क्या किया गया, उनको ऑलमोस्ट नष्ट किया गया है। कितना नुकसान पहुंचा है, आज का सेशन हमारा इसी पर है। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस थर्ड, ये ईरान ने कसम खाई कि इजराइल ने हमारा जितना नुकसान किया है उतना ही हम भी क्या करेंगे, इजराइल का नुकसान करेंगे और उस पर अटैक करेंगे, जवाब देंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, ये देखिए आप, जब ईरान ने अटैक किया इजराइल पर, ये इजराइल का आप देखेंगे नक्शा पूरी तरह से दबा हुआ है। ये क्या है, ये वो साइट्स हैं जहां पर ईरान ने क्या छोड़ी, मिसाइल छोड़ी, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी। लगभग 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर एक साथ छोड़ी। ठीक है, और सायरन साउंडिंग अक्रॉस सेंट्रल इजराइल फॉलोइंग अ मिसाइल लॉन्च फ्रॉम ईरान। ईरान के द्वारा इतनी मिसाइलें लॉन्च की गई, सब जगह यहां पर क्या हुआ, टेंशन हो गई, यहां पर जो है सायरन बजने लगा। और लेकिन यहां अच्छी बात यह है कि इजराइल के पास इतना शानदार डिफेंस सिस्टम है कि मोस्टली इतनी भारी संख्या में आने वाली मिसाइलों को भी उसने अधिकतम को क्या किया, रोक लिया। लेकिन फिर भी इजराइल में काफी नुकसान हुआ है। जो वहां का प्रमुख शहर है यरूशलेम, वहां पर, और तेल अवीव, इन दोनों में ही काफी नुकसान हुआ है। ठीक है, चलिए अब सुनिए आज की बात ये कि ये जो हमले हुए, पहले इजराइल की बात कर रहे हैं हम, इजराइल की तरफ से जो हमले हुए थे उसके परमाणु स्थलों पर, उसमें ये कह रहे हैं कि नतांज पर इजरायली अटैक में परमाणु प्लांट के 15,000 सेंट्रीफ्यूज डैमेज हो चुके हैं। ईरान के 15,000 सेंट्रीफ्यूज। अब दोस्तों यहां ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंट्रीफ्यूज क्या होता है।
एटॉमिक वेपन जब हम बनाते हैं तो सेंट्रीफ्यूज की क्या भूमिका है, ठीक है। और इजरायली हमलों में ईरान के परमाणु स्थलों को पहुंचाया भारी नुकसान। सैटेलाइट तस्वीर से ये सारी तस्वीरें ये सामने आई हैं, ठीक है। परमाणु स्थलों में 3 जो है इसके एटॉमिक साइट्स हैं, जिनको आप देख लीजिए ध्यान से। ये है इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, ये है फोर्डो न्यूक्लियर साइट, ये है नतांज न्यूक्लियर साइट, ठीक है। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो किसमें हुआ है, नतांज में। फोर्डो न्यूक्लियर साइट को इजराइल नष्ट करना चाहता था, लेकिन इसको अभी तक नष्ट नहीं कर पाया है। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ये जमीन के अंदर 80 से 90 मीटर अंदर बनाई है ईरान ने, ठीक है। और इजराइल ने मदद मांगी है अमेरिका से कि हम फोर्डो न्यूक्लियर जो साइट है उसको नष्ट नहीं कर पा रहे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आप हमारी हेल्प कीजिए, उसको हमें क्या करना है, नष्ट करना है। अब इस पूरी कहानी को आप समझिए। इसमें जो IAEA है इसने रिपोर्ट दी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसने पहली बार ईरान को दोषी पाया है। ईरान के बारे में कहा है कि ईरान चोरी छुपे क्या कर रहा था, परमाणु कार्यक्रम चला रहा था, परमाणु बम बना रहा था। पहली बार हमारे पास क्या लगे, सबूत हाथ लगे हैं। इसलिए IAEA भी इस समय क्या कह रहा है, इजराइल को एक तरीके से, इजराइल पर किसी भी प्रकार का कोई सैंक्शन या कोई बात नहीं कर रहा है, केवल इतना कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा मत कर देना कि उनके एटॉमिक वेपन्स जो हैं उनसे कोई रेडिएशन निकलने लग जाए, नुकसान हो जाए पर्यावरण या आम जन को, ऐसा मत करना। बाकी आप परमाणु कार्यक्रम को रोक दीजिए। ये भी खुलकर क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और इन्होंने ये कहा है कि जो ईरान है वो लगभग 408 केजी के आसपास क्या बना चुका था, एनरिच्ड यूरेनियम बना चुका था, और वो भी 60% एनरिच्ड कर चुका था, जो कि परमाणु हथियार बनाने के लगभग क्या है, करीब है। अब इन सब चीजों के मायने आपको यहां पर समझने हैं, समझाएंगे। ये हैं इसके अध्यक्ष जो हैं इस समय IAEA के, ये इनके द्वारा, इनका नाम है राफेल ग्रोसी, इनके द्वारा कहा गया कि नतांज पर जो हमले हुए हैं उससे नतांज में भारी नुकसान हुआ है, 15,000 सेंट्रीफ्यूज जो है वो नष्ट हो गए। ये खुद खबर इनके द्वारा दी गई है, ठीक है साहब। अब ये जो सेंट्रीफ्यूज है इसमें ये भी कहा इन्होंने कि नुकसान हुआ है, उसको नष्ट किया है, लेकिन रेडियोलॉजिकल जो रेडियो धर्मता का जो स्तर है, रेडियो एक्टिविटी यानी जहां से रेडिएशन लीकेज की जो बात है, वो उसमें कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है कि आसपास के लोगों को कोई नुकसान हो, वहां पर स्तर वैसा का वैसा बना हुआ है, ठीक है। अब मतलब कहने का मतलब कि सेंटर तो ऑलमोस्ट नष्ट हो चुका है, लेकिन रेडिएशन लीक की स्थिति नहीं आई है, ऐसा इन्होंने कहा है। और इन्होंने भी साबित किया ये चीज कि भाई 90% पे परमाणु हथियार बन जाते हैं एनरिच्ड यूरेनियम में, 60% तक ये पहुंच गए थे, तो इनको रोकना जरूरी था। यहां पर ये सारी चीजें इन्होंने बताई। इन्होंने साइट्स भी बताए हैं कि यहां भी हमने हमला किया था, इजराइल ने इस्फहान में, लेकिन यहां भी कुछ नुकसान पहुंचा है। लेकिन एक जो बच गया वो कौन सा है, वो है फोर्डो। कौन सा है, फोर्डो। फोर्डो जो है उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये लगभग 80 से 90 मीटर क्या है, पर्वत के नीचे है, इसलिए इसको अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। चलिए अब दोस्तों मैं आपको ये समझाता हूं कहानी कि ये है क्या। ये एनरिच्ड यूरेनियम जो कि ईरान लगातार तैयार कर रहा है परमाणु बम बनाने के लिए, ये कहानी क्या है, ये कैसे काम आता है, इस पूरी कहानी को हम समझते हैं। यहां से आप ध्यान से सुनना। देखिए दुनिया की कोई भी वस्तु आपके आसपास जो देखते हैं, हर चीज किससे बनी है, एक पदार्थ से। पदार्थ का मतलब जैसे कोई ठोस अवस्था में कोई द्रव, कोई गैस, पानी आप देख रहे हैं द्रव में है, पेन मेरे हाथ में ठोस में है, गैसें हैं, ये सब पदार्थ हैं। ये सब पदार्थ जो है वो किससे बने, परमाणु से। पदार्थ जो है वो तत्वों के अंदर होते हैं परमाणु, ठीक है। आपका शरीर, हमारा शरीर भी किससे बना है, पदार्थ से। पदार्थ किससे बना है, तत्वों से। तत्व किससे बने, परमाणु, एटम से बने हैं। एटम सबसे छोटी एक मौलिक इकाई है जिससे दुनिया की हर वस्तु बनी हुई है, इंक्लूडिंग हमारा शरीर भी इससे बना हुआ है, ठीक है। निर्जीव तत्वों से सजीव की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, ये साइंस कहती है। साइंस में कहा जाता है जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि निर्जीव तत्वों से सजीव की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब इस परमाणु पर सारी कहानी है, और परमाणु के अंदर होता है एक नाभिक। ये कहानी देखिए आप, ये परमाणु है, परमाणु के अंदर ये नाभिक है, और इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। यहां इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये न्यूक्लियस, नाभिक, और ये क्या है, इसके चारों ओर ऑर्बिट्स बनी हुई हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको आसान भाषा में समझाऊंगा।
आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ये दवा है, आप बस केवल टिके रहना, ठीक है। 3 कण पाए जाते हैं किसी भी परमाणु में, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, 3 कण पाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है यानी धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। इतना तो आप जानते होंगे कि समान आवेश जो है, चार्ज जो है अगर सेम है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण, मतलब ये दूर फेंकते हैं एक दूसरे को, और विपरीत चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि परमाणु का साइज होता है बहुत छोटा, 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 मीटर का लगभग ये मान के चलिए 10 अरबवां हिस्सा, 1 मीटर का 10 अरब हिस्से कर दें, उतना साइज परमाणु का होता है। परमाणु के अंदर न्यूक्लियस है, इसका साइज 10⁻12 मीटर, यानी परमाणु से भी 100 गुना और छोटा, ठीक है। फिर उस परमाणु के अंदर जो कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उन कणों के बीच की दूरी और भी कम होती है। कितनी कम होती है? 10⁻15 मीटर। समझ गए बात? अच्छा, एक चीज मैंने बताई है, छोटा सा कण है परमाणु, परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक, नाभिक के अंदर जो कण है उन कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, ठीक है साहब। परमाणु के अंदर 2 कण हैं, एक तो प्रोटॉन पाए जाते हैं और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है, इसका यहां पर कोई रोल नहीं है, इसकी कोई भूमिका नहीं है। इस नाभिक पर फोकस कीजिए। अब दोस्तों इसमें क्या है, एक कण तो उदासीन है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, एक धनावेशित है, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रोटॉन के पास दूसरा कण प्रोटॉन है, या प्रोटॉन के पास दूसरा न्यूट्रॉन है, या न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रॉन है, ये स्थिति, 3 स्थिति इसके अंदर बनती है। अगर ये वाली स्थिति बनती है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां वाली जो स्थिति है ना, ये, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इन कणों के बीच में कौन सा बल लगेगा? रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण बल ये कोई छोटा मोटा नहीं लगेगा, छोटा मोटा नहीं लगेगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत कम है। जितनी दूरी कम होती है उतना ही बल क्या होगा? ज्यादा। तो प्रतिकर्षण बल बहुत ज्यादा है, इसी को कहते हैं डिफॉर्मेटिव फोर्स, विघटनकारी बल, जो इस नाभिक को तोड़ने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ यहां पर इनके बीच आकर्षण बल है, कम दूरी के कारण, आवेश तो है नहीं दोनों पर एक जैसा, तो आकर्षण बल, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ये इन दोनों को क्या करता है? जोड़ने का काम करेगा। कहने का मतलब नाभिक या परमाणु के भीतर एक तो न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक विघटनकारी बल डिफॉर्मेटिव फोर्स होता है। अगर नाभिकीय बल ज्यादा है तो वो परमाणु और परमाणु का नाभिक स्थायी होता है, ठीक है, नाभिक स्थायी होगा। अगर लेकिन नाभिकीय बल कम हो गया और विघटनकारी बल ज्यादा हो गया, तो ऐसे नाभिक जो है उनको, विघटनकारी बल ज्यादा है तो वो नाभिक को तोड़ना शुरू कर देता है। नाभिक जब टूटता है तो उसके मास में कमी आती है, मास डिफेक्ट होता है, यानी उसका भार जो है कम होता जा रहा है। आइंस्टीन कहते हैं कि मास और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है। मास टूट रहा है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में। ये एनर्जी यहां से निकलती है अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन के रूप में। ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन हैं जो अपने आप इन नाभिकों से निकलती रहेंगी। अब कॉन्क्लूजन क्या निकला ये समझ लो। कॉन्क्लूजन ये निकला कि परमाणु के अंदर जो नाभिक है, अगर उसमें एक डिफॉर्मेटिव फोर्स यानी विरूपणकारी बल, विघटनकारी बल ज्यादा है जो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उस नाभिक का मास टूटता रहेगा, द्रव्यमान कम होता रहेगा और वो ऊर्जा में बदल जाएगा। वो ऊर्जा निकलेगी अल्फा, बीटा, गामा के रूप में, और इन्हीं को कहते हैं रेडिएशन। क्या कहते हैं? रेडिएशन। ये रेडिएशन इतनी ज्यादा एनर्जी वाली होती हैं कि ये सब कुछ नष्ट कर सकती हैं। इसी रेडिएशन का फायदा ऊर्जा बनाने में, परमाणु बम बनाने में किया जाता है, तबाही के लिए किया जाता है। आप समझ गए? दुनिया में 118 तत्व हैं। 118 तत्वों में से जो 82 से ऊपर वाले जो भारी नाभिक कहते हैं, जिनको भारी नाभिक वाले तत्व, वो सब जो है रेडियो सक्रियता दिखाते हैं। रेडियो सक्रियता मतलब उनसे अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस निकलती हैं, क्योंकि वो अस्थायी नाभिक होते हैं। दोस्तों आज के सेशन में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं, इस पूरे सेशन को देखना और बाद में मैं उम्मीद करता हूं एक आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दे पाएंगे। यूरेनियम संवर्धन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यूरेनियम को भारी बनाना, यूरेनियम में 238 की मात्रा बढ़ाना, 235 की मात्रा बढ़ाना, यूरेनियम को तरल अवस्था में बदलना। तो जवाब का मैं इंतजार करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना, ठीक है। तो कहने का मतलब नाभिक जो है टूटता रहता है। चलिए, ये प्रकृति में अपने आप होता है और अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस निकलती रहती हैं। लेकिन वैज्ञानिक क्या करते हैं कि ये तो प्रकृति में अपने आप चल रहा है, हम लैब में करेंगे इस काम को।
लैब में क्या करते हैं, जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, वो इन पर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी डालकर इनके नाभिकों को तोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर उनसे अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकालते हैं। अगर उस अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस की जो एनर्जी है उसका नियंत्रित उपयोग किया जाए तो एनर्जी प्लांट बनते हैं, ऊर्जा बनती है, नाभिकीय ऊर्जा, और अनियंत्रित रूप से उसको छोड़ दिया जाए तो परमाणु बम बन जाता है। क्या बन जाता है? परमाणु बम। अब दिक्कत क्या है समझना, इस नेचर में हर देश यूरेनियम से परमाणु बम क्यों नहीं बना पा रहा? पहली बात टेक्नोलॉजी नहीं है, दूसरी बात यूरेनियम कहां से लाएं? यूरेनियम बहुत सीमित है पूरी दुनिया में, अभी मैंने आपको बताया था चुनिंदा देशों के पास है। अगर कोई देश यूरेनियम को इंपोर्ट करता है तो पहले उसको IAEA से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि उस पर बिल्कुल ऐसे नजरें टिकाए हुए हैं। दूसरा, ये वीटो पावर वाले 5 देश उन पर नजरें टिकाए हुए हैं, समझ गए? तो यूरेनियम का इंपोर्ट करना ही बड़ा मुश्किल काम है। फिर दूसरी बात, आपने इंपोर्ट भी कर लिया तो उसमें एक महंगी तकनीक जिसे हम कहते हैं एनरिच्ड यूरेनियम एनरिचमेंट, यूरेनियम का संवर्धन करने की जो तकनीक है वो बहुत महंगी है। अब ये तकनीक क्या है समझना दोस्तों, यूरेनियम प्रकृति में यूरेनाइट और पिंच ब्लेंड से निकलता है। 2 अयस्क होते हैं, यूरेनाइट और पिंच ब्लेंड, इनमें यूरेनियम पाया जाता है। लेकिन यूरेनियम के जो परमाणु हैं वो एक तरह के नहीं होते, इसमें 2 तरह के पाए जाते हैं, एक तो 235 और एक यूरेनियम 238। 2 तरह के परमाणु, इनको साइंस में आइसोटोप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक मतलब ये एक जैसे हैं लेकिन इनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ये 238 में 3 न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा है। चलिए, अब होता यह है प्रकृति में, ध्यान से सुनना, यूरेनियम और पिंच ब्लेंड जैसे आपने अयस्क निकाला, माइनिंग की निकाला तो उसके अंदर 235 के परमाणु तो बहुत कम मिलेंगे, 238 के बहुत ज्यादा मिलेंगे। 235 के कितने मिलते हैं? मात्र 0.7%। 99.3% किसके एटम हैं? 238 के। अब दिक्कत क्या है कि जो 0.7% है वो विखंडनीय पदार्थ है, मतलब फिजिबल मटेरियल है। मतलब क्या हुआ कि इस पर अगर कोई एनर्जी की बौछार की जाए तो ये आसानी से इसका नाभिक विखंडित होने लग जाता है, ऊर्जा बाहर निकालता है। तो कहने का मतलब, इससे आप नाभिकीय ऊर्जा बना सकते हो, इससे आप परमाणु बम बना सकते हो। ठीक है, किससे? विखंडनीय पदार्थों से। लेकिन ये जो है ना, ये अविखंडनीय पदार्थ है, नॉन फिजिबल है, मतलब इसका विखंडन नहीं होता है, विखंडन नहीं होता आसानी से, तो इससे आप ऊर्जा नहीं बना सकते, इससे आप परमाणु बम वगैरह नहीं बना सकते। अब सोचिए प्रकृति ने क्या मजाक किया है कि जिससे आप बम बना सकते हो, जिससे आप ऊर्जा बना सकते हो, वो तो 0.7% है, और जिससे नहीं बना सकते वो 99.3% है। ठीक है, तो अब ये मात्रा क्या है? कम है, इसके परमाणु बहुत कम हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि हम इसको जाया तो नहीं जाने देंगे, बेकार नहीं जाने देंगे। क्या करेंगे? यूरेनियम 238 को किस में बदल सकते हैं? 235 में बदलेंगे। अब यूरेनियम 238 को 235 में बदलना मतलब इसमें 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। 3 न्यूट्रॉन हटा सकते हो क्या? बड़ा मुश्किल काम है। हट तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता यह है कि साहब आप क्या करो, एनरिस्ट करो। कैसे एनरिस्ट करो? कि यहां से यूरेनियम 238 को अलग करते जाओ और 235 को अलग छांटो, ताकि यूरेनियम 235 की परसेंटेज वाले, ज्यादा परसेंटेज वाले जो मटेरियल है उसको उठा लेंगे, 238 को अलग हटा देंगे। मात्रा कम है, कोई बात नहीं, लेकिन परसेंटेज हमें जो चाहिए ना हमारे पर्पज के लिए, वो यूरेनियम 235 चाहिए, 238 तो चाहिए ही नहीं। तो कुछ ऐसा कुछ करो कि 238 के परमाणु तो हटते जाएं और 235 के हमारे क्या हो जाएं, काम आ जाएं। अब ऐसा करने के लिए 0.7% से इसका प्रतिशत बढ़ाना है और इसका प्रतिशत क्या करना है, घटाना है। अब ऐसा करने के लिए ही हम क्या करते हैं, इन विखंडनीय अविखंडनीय पदार्थों को यूरेनियम संवर्धन तकनीक करते हैं। यूरेनियम संवर्धन आप समझ गए होंगे, यूरेनियम 238 को यूरेनियम 235 में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, या फिर मैं कहूं अविखंडनीय पदार्थ यूरेनियम 238 को विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम 235 में बदलने की जो प्रक्रिया है, उसी को यूरेनियम संवर्धन कहा जाता है। अब ये यूरेनियम संवर्धन आपने किस स्तर पे कर लिया है, इसी से डिसाइड होगा कि आप इससे ऊर्जा बना सकते हो कि इससे परमाणु बम बना सकते हो। समझ रहे हो? जैसे स्मॉल एनरिच्ड यूरेनियम, अगर आपने 0.7% से परमाणुओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 3% तक, तो आपने
छोटे स्तर पर इसको एनरिच्ड कर दिया, ये कहा जाएगा, ये स्मॉल एनरिच्ड यूरेनियम बन जाएगा। समझिए बात, यानी आपने जो यूरेनियम 235 के परमाणु थे वो 0.7% थे, उनको बढ़ाकर कितना कर दिया, 3%, तो ये क्या हो गया, स्मॉल एनरिच्ड यूरेनियम। इसका उपयोग न्यूक्लियर कृषि और नाभिकीय अनुसंधानों में किया जाता है, रचनात्मक कार्यों में किया जाता है, इसे अच्छा माना जाता है। ठीक है साहब, फिर आप क्या करो, 3%, पहले 0.7 किया था, 0.7% से 3% लाए न्यूक्लियर एग्रीकल्चर अनुसंधान के लिए, अब 3% से बढ़ाकर कितना कर दो, 20%। इसे कहा जाएगा कम संवर्धित यूरेनियम, लो एनरिच्ड यूरेनियम, और इसी से न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है, इसे कहते हैं एनर्जी ग्रेड यूरेनियम। क्या कहते हैं, एनर्जी ग्रेड यूरेनियम। ठीक है, ये भी अच्छा है आपके लिए, एनर्जी इससे क्या बनेगी, विद्युत ऊर्जा बनेगी। लेकिन अगर ये 20% से बढ़ाकर 90% तक ले जाया जाए, ये विनाशकारी है, ये विनाशकारी है। इससे बनता है परमाणु बम, इससे होती है तबाही, इससे होती है तबाही। ईरान कहां तक पहुंच गया, 60% तक। 20% से कहां पहुंच गया, कितना एनरिच्ड कर लिया, 60%। कितना, 408 केजी के आसपास यूरेनियम उसने क्या कर लिया, 60% एनरिच्ड कर लिया। और ये भनक अमेरिका और इजराइल को लग गई कि अब भाई क्या होगा, ये परमाणु बम बना के मानेगा, अब तो इस पे आक्रमण करना ही पड़ेगा। तो आपको दोस्तों, मैं जो खबरें आ रही हैं, अमेरिका को बहुत अच्छे से पता था, इजराइल ने ऑलरेडी बता दिया था, दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ है कि भाई अटैक तुझे करना पड़ेगा, अमेरिका तो डायरेक्ट कर नहीं सकता, अटैक किसको करना पड़ेगा, इजराइल को, क्योंकि आप हवाला दे सकते हो कि हमारी क्या है, सुरक्षा की समस्या है, ईरान से हमें समस्या है सुरक्षात्मक रूप से, तो अटैक किसको करना था, इजराइल को। इजराइल ने अटैक कर दिया और उन्हीं को निशाना बनाया जहां पर उसका एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है। इस तरीके से क्या हुआ, ईरान बहुत पीछे चला गया। चलिए अब छोटी सी बात आपको बताते हैं कि ये एनरिच्ड, आपने कहा कि सर 0.7 से 3 से 20%, 20 से 90% तक आप करते हैं, एनरिच्ड करते हैं, ये एनरिच्ड होता कैसे है, तो वो भी समझो आप, वो भी समझो दोस्तों, समझना ध्यान से। यहां पर एक सर्कल आपको दिख रहा होगा, इस सर्कल पर, इस सर्कल, ये सेंटर है इसका और ये सर्कल है। सर्कल पर ध्यान रखना, जब कोई वस्तु ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है सर्कल पर, और वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से घूमती है कोई भी वस्तु, तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक बाहर की ओर लगता है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, एक अंदर की ओर काम करता है जिसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ध्यान से सुनना, सर्कल पर कोई चीज अगर एक समान वेग से घूम रही है, एक समान, एक ही चाल से, तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, एक अंदर एक बाहर। अंदर वाले को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, बाहर वाले को कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ये दोनों बल बराबर होते हैं, एक अंदर खींचता है एक बाहर, तो वस्तु कहीं भी नहीं जा पाती, यहाँ घूमती रहती है सर्कल पर। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, कब से लगा रही है, जब से ब्रह्मांड बना है। भाई पृथ्वी इतनी भारी भरकम है, गिरती क्यों नहीं है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल बराबर है, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, सर्कल पर घूमती रहेगी। ऐसे ही पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, ऐसे ही अभी परमाणु देखा हमने, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो भी क्या है, इन्हीं बल के कारण। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि अगर आपने ये एक समान वेग लगाया है तब तक तो ये सिद्धांत चलेगा। अगर आपने इस वेग को बढ़ा दिया, वेग को बढ़ा दिया, तो यहां पर क्या होगा, थ्योरी ऑफ सेंट्रीफ्यूज, अपकेंद्रण का सिद्धांत लग जाएगा। और अपकेंद्रण के सिद्धांत के अनुसार ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अपकेंद्रीय बल, ये ज्यादा हो जाता है। अगर आप एक्सेलरेट कर दें, वेलोसिटी को बढ़ा दें, तो यहां ये बल ज्यादा हो जाएगा और ये वस्तु यहां से क्या होगी, बाहर की ओर आएगी, बाहर की ओर। जैसे कि अच्छा, ये वस्तु क्या होगी, बाहर की ओर आएगी। अब इसमें जो सेंट्रीफ्यूज थ्योरी है उसमें यह भी कहा जाता है कि जैसे मान लो यहां पर कोई भारी कण है और हल्के कण है, भारी कण हल्के कण, तो भारी कण बाहर जल्दी आएंगे, हल्के कण यहां पर सेंटर की ओर रह जाएंगे। डेंसिटी के हिसाब से होता है, जो भारी कण है वो बाहर चले जाते और हल्के कण है वो सेंटर की ओर चिपके रह जाते हैं। अच्छा, तो अब ये क्या करते हैं, इन्होंने तकनीक क्या अपनाई, समझना। इन्होंने क्या किया, 235 और 238 इनको अलग कैसे किया जाए, अलग कैसे किया जाए, तो इन्होंने क्या किया, यूरेनियम को एक गैस के साथ जोड़ा, हेक्साफ्लोराइड, और एक यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस बना दी, ठीक है। और फिर इस गैस को क्या किया, अपकेंद्रण के सिद्धांत के हिसाब से घुमाया, ऐसे घुमाया।
घुमाने से उसमें 235 के कण भी थे और 238 के भी थे। भारी कौन सा है? 238। जैसे ध्यान से देखना, ऐसे घुमा रहे हैं, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को घुमा रहे हैं, तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को घुमा रहे हैं तो यूरेनियम 238 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये भारी है, किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। और 235 कहां रह जाएगा? अंदर ही रह जाएगा क्योंकि ये कम वजन वाला है। तो इस तरीके से 235 को क्या कर लिया? अलग कर लिया, और फिर इससे इन्होंने क्या बना डाले? परमाणु बम बना डाले। इसी सिद्धांत इसी यूरेनियम 235 से ऊर्जा, परमाणु बम, ये सारी चीज बनाई जाती है। इसी को कहते हैं एनरिच्ड यूरेनियम। यही ईरान के पास था, जो इजराइल ने अब क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। ठीक है, यही जो सिद्धांत है ना सेंट्रीफ्यूज, आपके दैनिक जीवन में भी मैं बता देता हूं। जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में आपने कभी सोचा है कि वो लगातार कपड़ों को क्यों घुमाती है? इसीलिए घुमाती है कि वहां सेंट्रीफ्यूज थ्योरी लगती है, अपकेंद्रण का सिद्धांत लगता है। जो मैल के कण होते हैं वो भारी होते हैं, कपड़ों से अलग होते चले जाते हैं, वो लगातार ऐसे घुमाती रहती है, भारी कण अपकेंद्रण बल के कारण बाहर आ जाते हैं और आपके कपड़े साफ हो जाते हैं। आपके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, ब्लड की जांच की जाती है, उसमें जो आप देखते हैं ना, प्लेटलेट्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, वो जो कण होते हैं, कणिकाएं होती हैं ब्लड की, तो उसको घुमाया जाता है ब्लड को, और ये कणिकाएं बाहर आती जाती हैं, इनको काउंट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपकी इतनी प्लेटलेट्स हैं, इतनी आरबीसी हैं। समझिए, तो ये सब थ्योरी जो है, इसी के आधार पर यहां भी क्या होता है? एनरिचमेंट होता है। अब ईरान ने ऐसे जो एनरिचमेंट के जो वो हैं प्लांट, जिनको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज प्लांट, ऐसे सेंट्रीफ्यूज प्लांट ईरान ने बहुत बना रखे हैं। इजराइल ने 15,000 को नष्ट किया है। सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। ये ईरान के IR-2M